एक फॉरेन मिनिस्टर का असली काम क्या होता है? ये कि वो इंडिया की इज्जत को बचाए, ट्रेड को सिक्योर रखे और दुनिया के सामने देश की ताकत को मजबूत तरीके से पेश करे। लेकिन एस जयशंकर के अंडर पिछले एक साल में जो नज़ारे हमने देखे वो कुछ और ही कहानी कहते हैं। ट्रेड वॉर में इंडिया को भारी नुकसान हुआ। अमेरिका ने हमारे गुड्स पर 50% टैरिफ ठोक दिया और सरकार को मानना पड़ा कि एक्सपोर्ट्स 40 से 45% तक गिर सकते हैं। लाखों जॉब्स और हजारों बिजनेसेस पर सीधा खतरा आ गया। ये चोट इंडिया की ताकत पर नहीं था, बल्कि जयशंकर की डिप्लोमेसी की नाकामी थी जो इस संकट को रोक नहीं पाए। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी आर्मी ने बहादुरी दिखाई, लेकिन डिप्लोमेटिक हैंडलिंग इतनी कमजोर रही कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली बढ़त मिल गई। ऑपोजिशन ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान को एस जयशंकर की तरफ से पहले ही वार्निंग दे दी गई थी। Start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. और डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर दावा किया कि उन्होंने मोदी को फोन करके स्ट्राइक्स रुकवाई। ये सब जयशंकर की डिप्लोमेसी का कोलैप्स था। चाइना के साथ हालात और शर्मनाक दिखे। एससीओ समिट में जयशंकर ने ट्वीट किया कि उन्होंने शी जिनपिंग को अप्राइज्ड किया, यानी अपडेट्स दिए। विजुअल्स में ऐसा लगा जैसे इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर चीन को ब्रीफिंग दे रहा हो। ऑपोजिशन ने इसे सर्कस कहा और ये सच था कि जयशंकर ने ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की डिप्लोमेटिक इमेज को कमजोर कर दिया। अमेरिका से जब 100 से ज्यादा इंडियंस को चेन्स में बांधकर डिपोर्ट किया गया तो पूरी दुनिया ने वो विजुअल्स देखे। ऐसे समय में फॉरेन मिनिस्टर का काम था सख्त जवाब देना, लेकिन जयशंकर ने कहा प्रोसेस नॉट न्यू। यह बयान किसी भी इंडियन के रिस्पेक्ट की रक्षा करने वाला नहीं था, बल्कि एक कोल्ड क्लैरिफिकेशन था। और पार्लियामेंट में जब फॉरेन पॉलिसी की नाकामियों पर उनसे सवाल हुए तो जवाब देने के बजाय उन्होंने राहुल गांधी को चाइना गुरु कहकर ट्रोल करना चुना। सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है। एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। ये नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। नॉट अ सिंगल कंट्री हैज कंडेम्ड पाकिस्तान। एवरीबॉडी हैज कंडेम्ड टेररिज्म। व्हाट डज इट मीन? दैट द वर्ल्ड इज इक्वेटिंग अस विद पाकिस्तान। ये चाइना गुरु का कहना है कि चाइना गुरु का कहना है सर कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नज़दीक आ सर है, हकीकत है। बहस इतनी बिगड़ी कि अमित शाह को बीच में आना पड़ा। तो साफ है, ट्रेड वॉर में नुकसान, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक एज, एससीओ समिट में सर्कस, अमेरिका में इंडियंस के साथ इंसल्ट और पार्लियामेंट में मजाक, ये सब फेलियर्स जयशंकर के हैं, इंडिया के नहीं। लेकिन इन नाकामियों ने हमारी इज्जत पर दाग जरूर छोड़े हैं और यही वजह है कि सवाल उठता है जयशंकर रिजाइन क्यों नहीं करते। वेलकम टू नो नॉनसेंस। इस वीडियो में डिटेल में फैक्ट्स के साथ जानेंगे व्हाई जयशंकर मस्ट रिजाइन। इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस हमेशा से सबसे अहम पार्टनरशिप रहा है, लेकिन अगस्त 2025 में अमेरिका ने इंडिया पर ऐसा वार किया जिसने हमारे एक्सपोर्टर्स की कमर तोड़ दी। अमेरिका ने इंडियन गुड्स पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया। यह अमेरिका का किसी भी ट्रेडिंग पार्टनर पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन था। इसका असर सीधा पड़ा। इंडिया के लगभग 87 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स का 2/3 हिस्सा इस टैक्स के दायरे में आ गया। टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, श्रिम्प, हर प्रोडक्ट इतना महंगा हो गया कि यूएस मार्केट में बिकना मुश्किल है। खुद सरकार ने माना है कि एक्सपोर्ट्स 40 से 45% तक गिर सकते हैं। इसका मतलब है जॉब्स पर सीधा खतरा और हजारों बिजनेसेस के लिए कोलैप्स का डर। इंडिया ने इस क्राइसिस को टैकल करने के लिए यूएस के साथ 5 राउंड की बातचीत की। इंडिया बार बार मांग करता रहा कि टैरिफ 15% से ऊपर ना जाए, लेकिन यूएस अड़ा रहा और आखिरकार 50% टैक्स लागू कर दिया गया। इसके बाद रुपया गिरा और शेयर मार्केट भी। अब सवाल यह है कि इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार कौन है? इंडिया का एक्सपोर्ट सिस्टम लंबे समय से अमेरिका पर डिपेंडेंट था। यूरोप के साथ एफटीए सालों से अटका रहा। आरसीईपी यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से इंडिया बाहर रहा और नए ट्रेड एग्रीमेंट्स पर कोई काम नहीं हुआ। जब क्राइसिस आया तो फॉरेन मिनिस्टर के पास ऑल्टरनेटिव मार्केट्स रेडी ही नहीं थे। डैमेज होने के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम 40 नए मार्केट्स जैसे यूके, ईयू, जापान और मिडिल ईस्ट को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन ये घोषणा तब आई जब नुकसान पहले ही हो चुका था।
इसका मतलब है कि प्लानिंग पहले से होनी चाहिए थी और ये जिम्मेदारी सीधे फॉरेन मिनिस्टर की थी। इसी बीच जयशंकर का एक बयान चर्चा में रहा। रशिया से ऑयल खरीदने और उसे रिफाइन करके बेचने पर सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, अगर पसंद नहीं है तो मत खरीदो, कोई जबरदस्ती नहीं है। Don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. ये लाइन टेक्निकली रशियन ऑयल पर थी, लेकिन जब एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी प्रेशर में हैं, तब ऐसा बयान इंडिया की डिप्लोमेसी को रिजिड और एरोगेंट दिखाता है। एक फॉरेन मिनिस्टर से उम्मीद होती है कि वो डायलॉग और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, लेकिन जयशंकर ने उल्टा मैसेज दिया। ट्रेड एसोसिएशंस ने इस हालत को नाइटमेयर कहा है। छोटे व्यापारी ओपनली बोल रहे थे कि हम मजबूर हैं और सरकार ने हमें अकेला छोड़ दिया है, लेकिन जयशंकर बार बार यही कहते रहे कि इंडिया अपनी पॉलिसीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जहां डिप्लोमेसी में बैलेंस और स्ट्रेटेजी की जरूरत थी, वहां स्टबर्नेस दिखाई गई और इसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया अब सीधे अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में फंस गया है और इसका पूरा ब्लेम जयशंकर की नाकामी पर जाता है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? मई 2025 में पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। टेरर कैंप्स पर इंडिया ने एयर और मिसाइल स्ट्राइक्स की। इंडियन आर्मी ने साफ मैसेज दे दिया कि क्रॉस बॉर्डर टेरर बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन आर्मी की जीत के बाद भी डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हमें एक के बाद एक हार मिली। सबसे पहले हेडलाइन बने डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया भर में यही चला कि ट्रंप ने मोदी को कॉल करके धमकी दी, 24 घंटे में ऑपरेशन रोको वरना ट्रेड हेल झेलो। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week. US President Donald Trump was referring to having diffused the escalating conflict between India and Pakistan in early May. ट्रंप ने कहा और 25 बार कहा कि उसने टेररिस्ट की धमकी दी और न्यूक्लियर वॉर रोक दिया। अब चाहे ट्रंप एग्जैजरेट कर रहा हो, लेकिन फर्क ये पड़ा कि पूरी दुनिया में परसेप्शन यही गया कि ऑपरेशन सिंदूर को अमेरिका ने रोका, न कि इंडिया ने अपनी मर्जी से। फॉरेन मिनिस्टर का काम था इस कहानी को पलटना, साफ बताना कि डिसीजन इंडिया का था, प्रेशर किसी का नहीं था। लेकिन जयशंकर लेट आए, पार्लियामेंट में डिनाई किया, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। सोल्जर्स ने स्ट्राइक की थी, लेकिन क्रेडिट और नैरेटिव ट्रंप ले गया। सवाल यह है, अगर एक फॉरेन लीडर रेफरी बन जाए और दुनिया मान ले कि इंडिया यूएस के इशारों पे चला, तो जयशंकर साहब वहां बैठे बैठे कर क्या रहे थे? इसके बाद सामने आया जयशंकर का खुद का बयान कि इंडिया ने पाकिस्तान को पहले ही वार्न किया था कि स्ट्राइक सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगी। Start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. सोचिए, जब सीक्रेसी सबसे बड़ा हथियार थी, तब फॉरेन मिनिस्टर खुद एडवांस सिग्नल दे रहे थे। ऑपोजिशन ने इसे क्राइम कहा और सच भी है। अगर एनिमी को पहले से पता चल गया कि टारगेट सिर्फ कैंप्स हैं, तो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एज मिल गया और उसने तैयारी कर ली। पाकिस्तान ने स्ट्राइक के बाद दावा किया कि उसके एयर डिफेंस ने मल्टीपल इंडियन एयरक्राफ्ट्स गिराए। इंडिया ने उसके एग्जैजरेटेड दावों को रिजेक्ट किया, लेकिन यह मानना पड़ा कि कुछ लॉसेस हुए हैं और उसे टैक्टिकल मिस्टेक्स कहा गया। उसी समय ट्रंप ने फिर रिमार्क किया, 5 जेट्स वेर शॉट डाउन। ये बात पूरे विवाद को और गहरा कर गई। ऑपोजिशन ने साफ सवाल उठाया, क्या ये सब प्रायर डिस्क्लोजर की वजह से हुआ है? क्या मिनिस्टर की ओवर कम्युनिकेशन ने हमारे पायलट्स को रिस्क में डाला? आर्मी ने ग्राउंड पर काम कर दिया, लेकिन फॉरेन पॉलिसी की वजह से सरप्राइज और नैरेटिव दोनों हाथ से निकल गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और बड़ा सवाल उठा, कौन हमारे साथ खड़ा था? यूएनएससी का 25 अप्रैल 2025 का स्टेटमेंट आया, लेकिन पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया गया। कोई मेजर पावर ओपनली इंडिया के साथ नहीं दिखी। टेररिज्म को कंडेम किया गया, पर पाकिस्तान को नहीं। गवर्नमेंट ने डेलीगेशंस भेजे, वॉशिंगटन, मॉस्को, गल्फ स्टेट्स, टोक्यो, लेकिन नतीजा सिर्फ ऑप्टिक्स तक सीमित रहा। ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में कहा, नॉट अ सिंगल कंट्री फॉर्मली बैक्ड इंडिया। ये सीधा फॉरेन मिनिस्टर की फेलियर है। अगर इतनी बड़ी मिलिट्री एक्शन के बाद भी वर्ल्ड आपके साथ खड़ा नहीं होता, तो फिर डिप्लोमेसी का मतलब ही क्या है? जुलाई 2025 में बीजिंग में फॉरेन मिनिस्टर्स का एससीओ समिट हुआ। उसी समय बॉर्डर पर चाइनीज सेना जमी हुई थी और हालात टेंस थे और रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। यह मौका था कि इंडिया अपनी लीडरशिप दिखाए, चाइना को चुनौती दे और क्लियर स्टांस रखे। लेकिन हेडलाइंस बने फॉरेन मिनिस्टर के ट्वीट।
जयशंकर ने लिखा कि उन्होंने शी जिनपिंग को अपराइज्ड किया, सिर्फ एक शब्द ने ऑप्टिक्स बिगाड़ दिए। ग्लोबल मीडिया ने इसे ऐसे उठाया जैसे इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चाइना को ब्रीफिंग कर रहा हो। ऑपोजिशन ने इसे फुल ब्लोन सर्कस कहा। पब्लिक परसेप्शन यही बना कि चाइना बॉर्डर पर एडवांटेज में है और दिल्ली बीजिंग जाकर ग्रीटिंग्स बेच रहा है। गवर्नमेंट ने कहा कि यह डिप्लोमेटिक कर्टेसी थी। जयशंकर ने म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बॉर्डर इश्यूज पर बात रखी, लेकिन आउटकम क्या रहा? बॉर्डर स्टेटस को जस का तस रहा, ट्रेड इम्बैलेंस और बढ़ा और यूएन में पाकिस्तान बैक टेररिस्ट्स को ब्लैकलिस्ट करने की इंडिया की कोशिशों को चाइना ने फिर ब्लॉक कर दिया। यानी जमीन पर कुछ बदला नहीं, लेकिन ऑप्टिक्स ने इंडिया को डिफेंसिव और चाइना को कॉन्फिडेंट दिखा दिया। इससे भी ज्यादा चिंता की बात है रीजनल ड्रिफ्ट। पाकिस्तान चाइनीज वेपन से अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा चुका है। नेपाल ने चाइनीज प्रोजेक्ट ज्वाइन किए हैं। श्रीलंका ओपनली चाइना की तरफ टिल्ट कर चुका है। बांग्लादेश ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की चाइनीज एड ली है। मालदीव्स ने इंडिया आउट कैंपेन के बाद शी जिनपिंग को प्रायोरिटी दी थी। यानी साउथ एशिया धीरे धीरे चाइना के ऑर्बिट में जा रहा है। एससीओ समिट इंडिया के लिए एक मौका था नैरेटिव कंट्रोल करने का, लेकिन नतीजा सिर्फ एक वायरल ट्वीट और ऑप्टिक्स डिजास्टर तक ही रहा। यूएस ने जब 100 से ज्यादा इंडियंस को डिपोर्ट किया तो ये सिर्फ डिपोर्टेशन नहीं था, ये एक पब्लिक ह्यूमिलेशन थी। उनके हाथों को चेनों में बांधकर भेजा गया जैसे क्रिमिनल्स को भेजा जाता है। दुनिया भर में ये तस्वीर छपी और हर इंडियन को शर्म महसूस हुआ। नॉर्मल डिप्लोमेसी में फॉरेन मिनिस्टर का पहला काम होता है ऐसी घटना पर तुरंत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज कराना, साफ मैसेज देना कि इंडियंस को प्रिजनर्स की तरह ट्रीट करना अनएक्सेप्टेबल था। लेकिन यहाँ फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का रिएक्शन क्या था? बस 2 वर्ड्स, नॉट न्यू। सोचिए जब आपके ही नागरिक इस तरह इंसल्ट हो रहे हो और आपका मिनिस्टर कह रहा है नॉट न्यू, मतलब साफ है डिग्निटी डिफेंड करने की जिम्मेदारी पूरी तरह इग्नोर कर दी गई। ये वो मोमेंट था जब हर इंडियन को लगा कि विदेश में हमारी रिस्पेक्ट गिर गई है और मिनिस्टर को इससे फर्क तक नहीं पड़ता। पार्लियामेंट में विपक्ष ने 7 सवाल रखे। ट्रेड वॉर में इंडिया क्यों हारा? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ग्लोबल सपोर्ट क्यों नहीं मिला? चाइना के सामने ऑप्टिक्स डिजास्टर क्यों हुआ? और यूएस में इंडिया के इंसल्ट पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया गया? पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खर्जा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा? ये आपका नेशनलिज्म है? ये सारे सवाल ऐसे थे जिनके लिए फॉरेन मिनिस्टर को क्लियर और फैक्चुअल जवाब देने चाहिए थे। लेकिन जयशंकर का जवाब क्या था? फैक्ट्स की जगह उन्होंने ऑपोजिशन पर तंज कसा, उन्हें चाइना गुरु कहकर मजाक उड़ाया। ये चाइना गुरु का कहना है कि सर कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नज़दीक आ गए। सर है हकीकत है। सीरियस इश्यूज को पर्सनल जाइब से टाल दिया गया। इतना ही नहीं, कई बार तो हालात ऐसे बने कि अमित शाह को खुद बीच में आकर जवाब देना पड़ा। तो सवाल उठता है, अगर पार्लियामेंट में भी फॉरेन मिनिस्टर खुद जवाब नहीं देंगे तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी कुर्सी दोनों का क्या मतलब रह जाता है? तो सवाल था वाई एस जयशंकर मस्ट रिजाइन, और जवाब उतना ही साफ है। देश की फॉरेन पॉलिसी किताबों से नहीं चलती, ग्राउंड रियलिटी से चलती है। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक मिनिस्टर की ताकत उसके शब्दों में नहीं, उसके नतीजों में दिखाई देनी चाहिए। अगर एलाइज धीरे धीरे दूर जा रहे हों, अगर पड़ोसी ताकतें और करीब आ रही हों, और अगर दुनिया में आपकी बात सुनने वाले कम होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही। फॉरेन मिनिस्टर का काम है दरवाजे खोलना, ना कि उन्हें बंद कर देना। और अगर दरवाजे बार बार बंद हो रहे हैं तो उस सीट पर बैठे इंसान से सवाल पूछना जरूरी है। उस चेयर का मतलब डेकोरेशन नहीं, अकाउंटेबिलिटी है। सो यस, एस जयशंकर मस्ट रिजाइन। अब ये सच अपने तक मत रखिए, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज हर जगह फैलाइए। और हाँ, अगर आपको चाहिए वो सच जो बाकी मीडिया छुपाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको सिर्फ नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।